Hello students, welcome back to my history channel. So today we will continue chapter 1st of class 12th, Bricks, Beads and Bones, the Harappan civilization. So in our previous videos we have completed 6 topic of this chapter. So today we will continue with topic number 7. Seals, script and weights. Seals. It was used for the सीलिंग. सील एक तरह की क्या होती है, लाइक अ लॉक. अगर आपने आज भी देखा होगा कुछ ऑफिशियल ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे एक ऐसी स्टैंप लगा दी जाती है, सील, जो बिल्कुल अगर उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो जो चीज़ है उसको क्या कर दिया गया है, उसको छेड़ा गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है. सो सिमिलरली आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी, इसमें सील एक तरह की, उस तरह वो उस टाइम पे वो क्या यूज़ करते थे. आज के टाइम पे वैक्स होती है एक तरह की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे लगा दी जाती है, बट उस टाइम पे वो क्ले यूज़ करते थे. ये आपको दिख रही होगी क्ले की एक सील, जिसके ऊपर कुछ मोटिव्स हैं एनिमल्स वगैरह के, तो ना इस तरह की वो मोहरें, कुछ ऐसी स्टैंप उसके ऊपर लगा देते थे, जिससे डेफिनेटली अगर कोई उसको बीच में छेड़ेगा तो वो टूट जाएगी. स्क्रिप्ट कौन सी, किस तरह की, कैसी स्क्रिप्ट है, कैसे, आज वी नो कि उनकी जो स्क्रिप्ट है अब तक अनडिसाइफर है. एंड देन वेट्स. वेट्स के बारे में, किस तरह के उनके वेट्स थे, स्टैंडर्डाइज थे और नहीं थे. सो लेट अस सी फर्स्ट सील्स एंड सेलिंग्स. सील्स एंड सीलिंग्स. सीलिंग्स, सील से सीलिंग्स बनती हैं और सीलिंग से सील बनती है. ये दोनों ही एक ही चीज़ के, एक ही उसके बारे में बताया है. मोहरें, मोहरें जो होती हैं ना, जो उसके ऊपर जो लगाई जाती हैं सील के ऊपर, और फिर वो जो उसके ऊपर लगा दी जाती हैं मोहरों से, जो उसको प्रेस कर दिया जाता है, फिर वो बन जाती है सीलिंग. सील्स एंड सीलिंग वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. डेफिनेटली लंबी दूर तक जब कम्युनिकेशन होती थी, ट्रेडिंग होती थी, तो उसके लिए. इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर एक बैग है, एक थैला है किसी भी सामान का, अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है. इट्स माउथ वॉज टाइड विद रोप एंड ऑन द नोट वॉज affixed some wet clay on which one of or more seals were pressed. तो क्या होता था, वेट गीली जो क्ले होती थी वो उसके ऊपर लगा दी जाती, जो नोट जहाँ पे भी उसकी गांठ लगाई जाती ना उसके ऊपर, एंड उसके बाद उसके ऊपर मोहर लगाई जाती. देखो अगर मिट्टी है तो मिट्टी को तो एज इट इज़ दोबारा से उसको उसके ऊपर अप्लाई करना ईजी होता था, लेकिन मोहर एक तरह की जो स्टैंप, पर्टिकुलर स्टैंप जो अगर उसके ऊपर लगा दी, और वो मोटिव हो सकता है उस स्टैंप पे जो अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनडिसाइफर हैं, तो वो उनकी कनेक्शन, उनके कम्युनिकेशन होते थे. वो पता नहीं कैसे एक दूसरे को मैसेज भेजते थे. उनके मैसेजेस को हम नहीं समझ पाए हैं, बट ये सील्स उनके मैसेज होते थे एक तरह से. लिविंग एन इम्प्रेशन इफ द बैग रीच्ड विद इट्स सीलिंग इंटैक्ट. अगर वो एज इट इज़ पहुंच जाता, इट मीन्स दैट इट हैड नॉट बीन टेम्पर्ड विद. तो ये क्लियर हो जाता कि इसको कहीं भी छेड़ा नहीं गया है. द सीलिंग ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर. डेफिनेटली वो जो सीलिंग जो उसके ऊपर लगाई जाती थी, स्टैम्प वगैरह, उससे सेंडर की सारी आइडेंटिटी उस पर होती थी, जो अब तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, बट उनको पता था. दे नो वेरी वेल. नेक्स्ट, एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट. एक कहेंगे एक अद्भुत, एक मिस्टीरियस जो थी वो स्क्रिप्ट, जो आज तक मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या होती है जिसे हम सुलझा ना पाए हों, जो अभी तक उलझी हुई है. हरप्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर. तो जो भी सील्स हैं उनमें हमें राइटिंग्स की लाइन मिली है. उनके ऊपर आपको इसमें भी दिख रहा होगा ना, ऊपर कुछ ऐसे साइन दिख रहे हैं, नीचे ठीक है कोई एनिमल मोटिव है, बट ऊपर कुछ हमें दिख रहे हैं ऐसे सिंबल्स वगैरह. Scholars have also suggested that the motif, generally an animal, conveyed a meaning to those who could not read. अब ये भी उनके आइडियाज़ हैं, उनको ये लग रहा है कि हो सकता है ये जो मोटिव हैं, एनिमल मोटिव, वो उनके लिए एक मैसेज होंगे जो पढ़ नहीं सकते. Most inscriptions are short, the longest containing about 26
साइंस। तो बहुत सारी हैं जो छोटी छोटी हैं, जो सबसे बड़ी अब तक जो उनको एविडेंस मिले उनमें से सबसे बड़ी जो है उसमें 26 साइंस हैं। ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर टू डेट, आज तक अनडिसाइफर है, हम उसे नहीं पढ़ पाए हैं। इट वॉज एविडेंटली नोट अल्फ़ाबेटिकली, सो ऐसे कोई उसमें साइंस नहीं है जो अल्फ़ाबेटिकली हो, जो किसी एक पर्टिकुलर किसी स्क्रिप्ट को शो कर रहे हों, वेयर ईच साइन स्टैंड्स फॉर अ वॉवल। जैसे हमें पता है ना आज के टाइम पे भाई हमारे वॉवल हैं, हमें पता है इंग्लिश जो हमारी स्क्रिप्ट में उसमें 26 वॉवल हैं, तो हम उनको समझ सकते हैं एंड उनसे ही हम बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं। एंड इट हैज़ जस्ट टू मैनी साइंस, बहुत सारे साइन हैं, ऐसे भी नहीं है कुछ थोड़े बहुत हों कि उनको समझ में आ जाए उनसे कुछ। समवेयर बिटवीन 375 टू एंड 400 इतने एविडेंस मिले हैं इतने साइंस की। इट इज़ apparent that the script was written from right to left। मोस्टली हम कैसे लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं। हमारी जो नोटबुक और बुक होती है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ना, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं। बट उनके जो भी एविडेंस हमें मिले हैं उनसे क्लियर होता है कि वो राइट टू लेफ़्ट लिखते थे। एज सम सील्स शो अ वाइडर स्पेसिंग। देखो क्या होता है, जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में स्पेस हम छोड़ देते हैं, वाइडर स्पेसिंग मिली है। बट कई बार क्या होता है ना, स्पेस ख़त्म होने वाला और हमारी लाइन के कुछ ही वर्ड्स रहते हैं, तो हम क्या करते हैं लास्ट में उसको थोड़ा कंजस्टेड करना शुरू कर देते हैं, अपने उस सेंटेंस को कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। तो इस तरह ना उनका जो सेंटेंस है वो राइट साइड में कंप्लीट, उनका जो सेंटेंस है वो लेफ्ट साइड में कंप्लीट हो रहा है, हमारा लेफ्ट टू राइट जाता है, उनका राइट टू लेफ्ट जा रहा है। That the script was written from right to left, as some seals show a wider spacing on the right and cramping on the लेफ्ट। लेफ्ट में जो है वो क्रैम्पिंग थोड़ी सी क्या कर रखी है, कंजस्टेड, वो होता है ना क्रैम्पिंग, ऊपर नीचे लिख देना थोड़ा सा एक दूसरे से बिल्कुल सटा के लिखना। एज इफ द एनग्रेवर बिगिन वर्किंग फ्रॉम द राइट एंड देन रन आउट ऑफ स्पेस। जब स्पेस कम होने लगता है ना, जब वो राइट से स्टार्ट करता है और लेफ्ट की साइड अगर जा रहा है, तो हम भी करते हैं ना ऐसे ही, उनको लेटर्स को छोटा करना शुरू कर देते हैं और थोड़ा सा कंजेस्टेड करना शुरू करते हैं और अपने सेंटेंस को लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज़ बीन फाउंड। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे राइटिंग्स मिली हैं। सील्स, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार्स, copper and terracotta tablets, jewelry, bone rods, even an ancient signboard. Remember, there may have been writing on perishable material too। तो कुछ साइन बोर्ड एंशियंट साइन बोर्ड में मिले हैं, जैसे पेरिशेबल बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें होती हैं, मटेरियल होते हैं, उनके ऊपर भी कुछ राइटिंग्स मिली हैं। कुड दिस मीन दैट लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड। अब देखो बहुत सारी चीज़ों पे अगर राइटिंग्स मिली हैं तो डेफिनेटली अगर कोई राइट करके भेज रहा है, सामने वाला रीड कर सकता है, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल। अगर सामने वाला रीड आउट नहीं कर पाएगा, वो इलिटरेट होगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो उसको रीड करे और सामने वाले का रिटन फॉर्म में भेजने का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो इससे क्लियर होता है कि लिटरेसी जो थी वो वाइड स्प्रेड थी, बहुत ज़्यादा लोग लिटरेट थे। नाउ द वेट्स एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स। सो एक सिस्टम था एक उनके वेट्स का, किस तरह से वो वेट करते थे। ऐसे तो है नहीं कि कोई भी चीज़ यूं ही बिना किसी वेट के, वे तो करते हैं कि भाई कितने इसकी क्वांटिटी है। यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चैट, एक स्टोन होता था चैट, थोड़ा चमकीले से टाइप का, उससे बना हुआ होता है। एंड जनरली क्यूबिकल, जितने भी उनके वेट्स थे वो कैसे थे, क्यूबिकल शेप के, विद नो मार्किंग, उनके ऊपर कोई मार्किंग नहीं थी ना। लाइक हम देखते हैं ना जो हमारे वेट्स होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है 250 ग्राम, उसे भी छोटे हैं 50 ग्राम्स, 100 ग्राम, 250 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, इस तरह, तो उनके ऊपर कोई मार्किंग नहीं थी। द लोअर डिनोमिनेशन, जो सबसे कम होती थी ऑफ वेट्स, वर बाइनरी। बाइनरी दो तरह वो होते थे ना, लाइक 1 देन 2 4 8 16 32, मीन्स वो उनसे डबल होते जा रहे हैं। एंड सबसे ऊपर वाला कितना होता था, 12,800, while the higher denominations followed the decimal system। जो हायर वाले होते थे उनमें डेसिमल सिस्टम को भी वो
फॉलो करते थे। द स्मॉलर वेट्स वर, ये जो छोटे छोटे वेट्स हैं ना, ये किसके लिए यूज़ होते होंगे? डेफिनेटली फॉर द ज्वेलरी एंड बीड्स। स्मॉल, अभी हम देखते हैं ना वहाँ पे भी बहुत छोटे छोटे उनके वेट्स होते हैं, ज्वेलर जो होते हैं वो बहुत स्मॉल उनके वेट्स होते हैं। मेटल स्केल पेन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, स्केल जो तराजू हैं वो उसके जो पेन्स वगैरह मिले हैं तो डेफिनेटली वे वो वे करते होंगे, उनको तोलते होंगे, तभी तो तराजू मिले हैं। नेक्स्ट इज एंशियंट अथॉरिटी। अब उनकी पुराना जो वो किस तरह के इंडिकेशन मिले हैं, कैसी अथॉरिटी थी, उसमें किंग कौन था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, कोई किंग था कि नहीं था, या किस तरह का था। देर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी। देखो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस के बारे में देखो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा कि सेम बिल्कुल एक ही तरह का उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो सेम था, टाउन प्लानिंग सेम थी, इवन उनकी ब्रिक्स के साइज़ का जो रेशो था वो भी सेम था। इतनी सिमिलरिटीज़ और इतने डिस्टेंट लैंड पे थी, तो उसमें हो सकता होगा कि डिसीजन जो है वो एक जगह लिए जाते होंगे, फिर उसके बाद स्प्रेड किए जाते होंगे। टेक फॉर इंस्टेंस द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स एज एविडेंस इन पोट्री। देखो हमने देखा ना पोट्री में, सील्स में, वेट्स में, ब्रिक्स में कितनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी है, बिल्कुल सेम सिमिलर है सब कुछ। नोटेबली ब्रिक्स दो ऑब्वियसली नॉट प्रोड्यूस्ड इन एनी सिंगल सेंटर। देखो ऐसा तो है नहीं कि इतनी सारी ब्रिक्स को एक ही जगह बनाया गया और उसके बाद उनको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ट्रांसपोर्ट किया जाए। देखो इतना तो बहुत दूर, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। अगर आप देखें तो जम्मू से लेके गुजरात तक, और ओनली बुलक कार्ट और वो क्या यूज़ करते थे, सी रूट्स को यूज़ करते थे, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना तो पॉसिबल नहीं था। तो सेम रेशियो की जो ब्रिक्स वगैरह बनती थी, तो डेफिनेटली कहीं एक से जगह से डिसीजन लिया जाता होगा और फिर उनको फर्दर इम्प्लीमेंट किया जाता होगा। Uniform ratio produced in any single center were of a uniform ratio throughout the region from Jammu to Gujarat, same ratio से हैं। We have also seen that settlements were strategically set up in specific locations for various reasons। देखो अलग अलग लोकेशंस पे, जैसे हमने पढ़ा शोर दुगई जो है वो लेपिस लजुले के लिए होगा, हो सकता है नागेश्वर एंड बालाकोट जो है वो कोस्टल एरिया में है, वहाँ पे शेल ऑब्जेक्ट ज़्यादा होते थे। कुछ एलुवियल एरिया में जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज़्यादा होंगे, तो डेफिनेटली उनके जो है ना पर्टिकुलर पर्पज से सेटलमेंट्स थी सारी। Besides, labor was mobilized for making bricks and for the construction of massive walls और and platform। देखो ये भी आइडिया हमने लगाया ना कि यही एक पॉसिबिलिटीज़ थी कि जो लेबर हैं, जो ब्रिक्स वगैरह बनाने वाले और घरों को बनाने वाले जो थे वो मोबिलाइज करते होंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ब्रिक्स को एक ही जगह बनाया जाए और फिर उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए। हु ऑर्गेनाइज दीज एक्टिविटीज़? डेफिनेटली देखो इन सारी एक्टिविटीज़ को कोई तो ऑर्गेनाइज करता होगा, कहीं से तो डिसीजन लिया जाता होगा। तो डिसीजन जब ऐसा कुछ भी होता है, लाइक अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री में कोई भी न्यू पॉलिसी आती है तो कहीं तो उनका डिसीजन लिया जाता है ना, लाइक हमारी पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती है, उसके बाद ही तो थ्रू आउट द कंट्री सेम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिमिलरली कुछ तो ऐसा होगा, कोई तो अथॉरिटी होगी। पैलेसेस एंड किंग्स। If we look for a center of power or for depictions of people in power, archaeological record provide no immediate answer। जब भी हम कहें ना कि कोई ऐसे हमें कुछ ऐसी डिपिक्शंस मिली हों जिसमें हमें पता चले कि कुछ पावरफुल पर्सन थे, किंग्स थे कि नहीं थे। अब मोहनजोदारो में एक लार्ज सी बिल्डिंग मिली है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि वो एक पैलेस है। लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदारो वॉज लेबल्ड एज अ पैलेस बाय आर्कियोलॉजिस्ट बट नो स्पेक्टेकुलर फाइंड्स वर एसोसिएटेड विद इट। तो इस तरह के कोई वहाँ पे पॉलिटिकल अगर हम कहें ना एरिस्टोक्रेटिक कुछ ऐसे फाइंड्स मिले ही नहीं हैं जिससे हमें ये क्लियर हो कि वहाँ पे कोई किंग भी रहता होगा। A stone statue was labeled and continue to be known as the priest king। एक स्टोन स्टैचू मिला है, ये देखो priest king। इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडिया लगाया है बिकॉज इस तरह के सेम स्टैचू जो है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिले हैं एंड उनको लेबल्ड किया गया है एज प्रीस्ट किंग।
This is because archaeologists were familiar with Mesopotamian history and its priest kings and have found parallels in the Indus region. Similarly, same वहाँ पे उनको इंडस रीजन में भी ऐसे ही मिल गया, तो ये आइडिया लगाया गया है. हमेशा आइडियाज़ पे बेस्ड है हमारी हिस्ट्री. आर्कियोलॉजिस्ट जो सिमिलर हम नोन टू अननोन में जाते हैं, जो चीज़ें हमें कहीं और मिलती हैं वहाँ पे जिस नाम से जैसे उनको जाना जाता है, सिमिलरली हम यही आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पे भी होगा. बट एज वी विल सी, अभी नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसमें आप पढ़ेंगे पेज 23 पे कि रिचुअल प्रैक्टिसेस जो है ना वो समझ में नहीं आई हैं कि किस तरह की थी उनकी. बहुत सारे ऐसे कई तरह के एविडेंस मिले हैं. कहीं पे लग रहा है कि वो शिव जी को मानते हैं, कहीं पे लग रहा है कि वो विष्णु को मानते थे, कहीं पे लगता है कि वो एनिमल्स की ही पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे. तो बहुत सारी ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनसे अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या थी. तो रिचुअल्स वगैरह जो है वो द रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन आर नॉट वेल अंडरस्टूड येट नोर आर देयर एनी मीन्स ऑफ नोइंग वेदर दोज हु परफॉर्म्ड दैम ऑल्सो हैल्ड पॉलिटिकल पावर. तो इस तरह के भी कोई हमें एविडेंस नहीं मिले हैं, नहीं समझ में आया है कि जो ये सारी रिचुअल प्रैक्टिसेस जो परफॉर्म करते थे उनके पास कुछ पॉलिटिकल पावर्स थी या नहीं थी. Some archaeologists are of the opinion that हरप्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स. देखो बहुत सारे ये भी मान रहे हैं कि कोई ऐसे रूलर्स नहीं थे एंड दैट एवरीबडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस. कुछ कह रहे हैं कि कोई सिंगल रूलर नहीं था, बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग रूलर्स थे. बट ये सारी जब बातें करते हैं तो उनसे एक और चीज़ में डाउट आता है कि इतने अगर अलग अलग रूलर्स थे तो सिमिलरिटी कैसे हुई. सिमिलरिटी तभी पॉसिबल होती हैं जब एपेक्स पे कोई एक रूल करता है, पॉलिसीज़ या कोई भी न्यू इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी रूल को, तो एक जगह से डिसीजन लिया जाता है. Other feel there was no single ruler but several, that Mohenjo-daro had a separate ruler, Harappa another, and so forth. बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग रूलर्स होंगे. Yet others argue that there was a single state. डेफिनेटली जितनी सिमिलरिटीज़ मिली हैं उससे ये भी लग रहा है कि वो एक सिंगल स्टेट थी. Given the similarity in artifacts, the evidence for planned settlements and standardized ratio of brick size and the establishment of settlements near sources of रॉ मटेरियल. देखो इतने सारे जो कोइंसिडेंस नहीं होते हैं, इतनी सिमिलरिटीज़ होना पॉसिबल नहीं है अगर कोई एक डिसीजन मेकर ना हो. एज ऑफ नाउ द लास्ट थ्योरी सीम्स द मोस्ट प्लॉजिबल. अगर हम लास्ट वाली इस थ्योरी को देखें ना, वो ज़्यादा अप्रिशिएबल लगती है हमें, वो ज़्यादा कोरिलेट कर रही है. लास्ट वाली मीन्स कि कोई एक सिंगल रूलर होगा जो हर जगह सिमिलर रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट कराते होंगे. एंड इट इज़ अनलाइकली दैट एंटायर कम्युनिटीज़ could have collectively made and implemented such complex decisions. देखो ये भी हमें लग रहा है, बहुत डाउट है इसमें कि सारे की सारी कम्युनिटीज़ एक ही तरह के डिसीजंस लेते हों और एक ही साथ उनको इम्प्लीमेंट किया जाए. इतना इजीली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा. ये माना गया है कि उनके जो डिसीजन मेकिंग थी, जो सिमिलरिटी हैं, वो डेफिनेटली कहीं एक जगह से उनको डिसाइड किया जाता होगा, एक जगह पे डिसीजन लिया जाता होगा एंड फर्दर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता होगा. सो फॉर नाउ दिस इज enough. In next video we will continue next topic. Thank you and have a nice day.